नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ लखनऊ से खास मेहमान जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी। शरद जी, आपका स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के अपने सहयोगी, हमारे स्तंभकार आनंद वर्धन भी हैं। आनंद, आपका भी स्वागत। नमस्कार। और साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्ते। चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले इस हफ्ते बहुत सारी चीजें हैं जिनका जो सुर्खियां बनी, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले 2-3 अनाउंसमेंट हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी मेघनाद एक बार उन जानकारियों को हमारे श्रोताओं से साझा करें और बाद में जो सुर्खियां हैं उसको भी बताएं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू अतुल सर। पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स जो मैं करना चाहूंगा। एक तो हम अभी कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे, मैं कुछ हेडलाइंस भी पढ़ने वाला था उसके बारे में कि हमारे यहाँ पर कोविड की बहुत सारी अंडर काउंटिंग हुई है डेथ फिगर की। तो हम एक एनएल सेना प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम ये पूरा जो कोविड डेटा है वो पैन इंडिया कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने वाले हैं। जनवरी 1 से जून 10 तक जो भी इन्फेक्शंस हुए और डेथ्स हुए हैं उसकी हम एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो हमारे वेबसाइट पे जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक मैंने पिछले बार भी बोला था, एनएल रिसेस जो है हमारा, उसमें हम अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ जानी मानी हस्तियों से मिलाते हैं। जैसे पिछले कुछ महीनों में गुलजार आ चुके हैं, कोंकणा सेन शर्मा आ चुके हैं, रामचंद्र गुहा भी आ चुके हैं, और अभी आने वाले दिनों में वरुण ग्रोवर, आकाश बैनर्जी, रॉकी और मयूर जैसे लोग आने वाले हैं। इस संडे को मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, कबीर बेदी जी के साथ हमारा एनएल रिसेस होने वाला है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप इनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। और एक और छोटी सी ये इंफॉर्मेशन थी, पर मैं वो बाद में बोल दूंगा सर, वो जब सब्सक्रिप्शन के बारे में। हाँ, ठीक है, ओके। तो फिर सुर्खियां हो जाए, एक बार पहले सुर्खियों की आप जानकारी देते हैं। जी, सुर्खियां तो काफी है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, अंडर काउंटिंग के बारे में काफी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। एक तो स्क्रोल ने भी काफी इस पे रिपोर्टिंग किया है। कुछ शहरों में, कुछ स्टेट्स में, जैसे मध्य प्रदेश में रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 42 टाइम्स ज्यादा डेथ्स हुए हैं ऑफिशियल फिगर से। आंध्र प्रदेश में 34 टाइम्स, आसाम में 30 टाइम्स, और ऐसे काफी रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो रिपोर्टर्स है वो पिछले 2019 में जब सिचुएशन नॉर्मल थी, वो तब की डेथ के रजिस्ट्री में से इंफॉर्मेशन निकाल के कंपैरिजंस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये अभी रिपोर्टिंग हो रही है। और हमने भी एक्चुअली इस पर काफी रिपोर्ट किया था। हमने शमशान घाट में जाके जो रजिस्ट्री थी वो देखा था। मध्य प्रदेश में हमने भी देखा था काफी अंडर काउंटिंग हो रही है। तो इसी को लेकर इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल किया है, उसमें बोला है कि 5 से 60 टाइम्स हायर पूरे इंडिया में फिगर्स होंगे अंडर काउंटेड। तो वो कह रहे हैं कि 3,60,000 जो अभी फिगर दिखा रहे हैं वो बहुत ही अंडर काउंटिंग करके दिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि 15 से 20 लाख तक लोग कोविड की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। और गवर्नमेंट ने इसको काउंटर किया है और डिनाई किया है कि ये एक्सट्रापोलेशन की वजह से किया है। इस पर भी बात कर सकते हैं। फिर काफी उत्तर प्रदेश में से काफी सुर्खियां निकल कर आ रही है। एक तो सिद्दीक कप्पन को लेकर केस, जो केरला के जर्नलिस्ट जिनको अरेस्ट किया गया था, वो हाथरस का रेप केस कवर करने जा रहे थे, उसके लिए उन पे जो एक मुकदमा दायर किया गया था डिसरप्टिंग पीस का, वो एक मथुरा के कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। एक खबर आ रही है दिल्ली से कि नताशा नरवाल, देवांगना कालिटा और आसिफ इकबाल तान्हा, जो कि दिल्ली रायट के मामले में यूएपीए के अंडर अरेस्ट किए गए थे, उनको बेल मिल चुकी है। अभी भी आई थिंक उमर खलीद अभी भी जेल में है वही केस पे। गाजियाबाद पुलिस ने, ये एक्चुअली बहुत बड़ी खबर है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। गाजियाबाद पुलिस ने
वायर और राना अयूब, मोहम्मद जुबैर और 3 कांग्रेस के अधिकारियों पे, कांग्रेस के पॉलिटिशियंस पे एक्चुअली एक केस दायर कर दिया है, एफआईआर रजिस्टर कर दिया है। उन्होंने ये जो जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने एक क्लिप शेयर की थी जिसमें एक अब्दुल समद करके जेंटलमैन है, उनको असॉल्ट किया गया था। वो बोल रहे थे कि उन पे उनको फोर्स किया गया है कि जय श्री राम बोले एक्सेट्रा। तो वो क्लिप शेयर किया था और उस पर गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। तो काफी स्टेटमेंट्स भी आए हैं इस पर। एक राना अयूब का एक इंटरव्यू भी आया है टाइम मैगजीन में, मैं देख रहा था कि कैसे मतलब इंडियन गवर्नमेंट जर्नलिस्ट पर अत्याचार कर रही है। तो ये खबरें। कुछ और छूट गया अतुल सर? इसके अलावा एक और बड़ी चीज है जो कि ट्विटर के साथ भी एफआईआर दर्ज हुई है इसी मामले में। तो वो जो इंटरमीडिएट स्टेटस था, जो ट्विटर से आप लोगों को पता है कि लंबी लड़ाई चल रही थी सरकार की, अभी भी वो जारी है और उसमें अब सरकार ने अगला कदम उठाते हुए इंटरमीडिएट स्टेटस खत्म कर दिया है ट्विटर का। तो इसके क्या नतीजे, क्या इसका अर्थ होता है, उसको भी हम थोड़ा सा इसी चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। एक और छोटी सी सुर्खी थी अतुल सर इसी को लेकर मतलब कंपैरेटिवली G7 का समिट हुआ, वहां पर मोदी जी गए थे और उन्होंने एक लेटर साइन किया जो गारंटी करता है कि इंडिया स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन और ओपन सोसाइटी है हमारी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम वेर अ पार्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल ईथोस, वो लेटर में कहा है। तो ये एक छोटी सी खबर थी। ये मतलब ये बड़ा मजेदार चीज है कि प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो एकदम बुद्ध का अवतार हो जाते हैं और यहाँ पर वो तमाम मीडिया संस्थानों के खिलाफ एफआईआर या होती रहती है, उस पर उनके बयान देखने को नहीं मिलते। प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, मतलब मीडिया से बातचीत भी करना जरूरी नहीं समझते। तो वो एक पहलू है। एक आखिरी खबर मैं जोड़ दूं और फिर हम अपनी चर्चा का दायरा ओपन करेंगे। वो खबर है अयोध्या से आई। अयोध्या में राम मंदिर का जो मसला चल रहा था, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप लोगों को पता है। उसके लिए एक ट्रस्ट बना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। उसने कुछ जमीनों की खरीद फरोख्त की है हाल के दिनों में। उन जमीनों की खरीद फरोख्त में जिस पैसे का जिस तरह से लेन देन हुआ, उसमें घपले के आरोप लग रहे हैं। उसमें कई तरह की आशंकाएं खड़ी हो गई हैं। उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसमें जिस तरीके से चीजें अंजाम दी गई हैं उस पर कई तरह के सवालिया निशान खड़ा होते हैं। तो हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो घटनाक्रम हुआ जिसका जिक्र मेघनाथ ने किया कि एक गाजियाबाद के इलाके में लोनी थाना है, वहां पर एक बुजुर्ग थे, मुस्लिम बुजुर्ग, अब्दुल समद नाम, सैफी नाम है उनका एक वीडियो वायरल हुआ 12 जून को। तो इस घटना से जुड़ी कई सारी चीजें हैं। उसके बाद एक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो शुरुआती जानकारी वीडियो जारी होने के बाद आई थी वो ये थी कि बुजुर्ग के साथ मारपीट जो वीडियो में दिख रही है और उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, हालांकि उसमें कोई ऑडियो नहीं था। फिर जिन लोगों ने शेयर किया उसमें उसको हिंदू मुस्लिम नफरत के एंगल से और मॉब लिंचिंग के एंगल से इसको शेयर किया गया। काफी समय वायरल हुआ ये वीडियो। पुलिस ने बाद में इस मामले में अपना एक नया स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि ये असल में मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम नहीं है। असल में ये एक बुजुर्ग जो थे वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे, ताबीज बेचते थे और जो कि गांव के ही कुछ वहां पर मुस्लिम लड़कों को उन्होंने बेची थी और वो उससे नाराज थे। मुस्लिम लड़कों ने ही उनकी पिटाई की। ये सारी चीजें आई और उसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की। साथ ही पुलिस ने फिर एक नई एफआईआर भी दर्ज की जिन लोगों ने ये खबर शेयर की थी ट्विटर मीडिया और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। उसमें ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर हैं, उसमें राना अयूब हैं पत्रकार, उसमें सबा नकवी हैं पत्रकार हैं, कांग्रेस के 1-2-3 नेता हैं, ट्विटर है इसमें, ट्विटर इंडिया है इसमें, और साथ में द वायर है। द वायर एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता है। तो कई सारी चीजें सामने आई हैं इसमें। मैं आप लोगों के सामने असल में इस घटना की एक टाइमलाइन रखना चाह रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि असल में घटना किस तरह से आगे बढ़ी और पुलिस की जो कार्रवाई है पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया संस्थान के खिलाफ, वो कैसे काम कर रही है। आपको थोड़ा सा समझने में, ये घटना 5 जून की बताई जा रही है। 6 जून को
इस मामले में अब्दुल समद जो कि विक्टिम है, पीड़ित हैं, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने उस समय एफआईआर दर्ज नहीं की। उस शिकायत में दर्ज है कि उनके साथ मारपीट की गई और उनको पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया और उनको उनसे जय श्री राम कहलवाया गया। इसके बाद ये बात आई गई हुई 12 जून को इस मामले का वीडियो सामने आता है और 14 जून को पुलिस कहती है कि ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, इसके पीछे वजहें कुछ और हैं। हमारी अपनी एक रिपोर्ट है न्यूज लॉन्ड्री की जो अश्विनी सिंह ने की है और अंग्रेजी में भी है, उसमें ऐना की। उस रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थानीय नेता हैं उमेद पहलवान, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बुजुर्ग के साथ जब मारपीट 5 जून को हुई उसके बाद उनके साथ थे, उन्होंने ही ये जाकर पहली शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद उन्होंने एक और शिकायत दूसरे दिन दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर उस पर दर्ज नहीं की। तो ये तो हो गया घटना की टाइमलाइन कि अब उन बुजुर्ग ने किसी के इन्फ्लुएंस में जाकर ये बात कही जय श्री राम कहने की, या बाकी चीजें अपनी तरफ से जोड़ी, या उन जो नेता के साथ गए थे उन्होंने उनसे वो बातें कहलवाई, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो चीजें हमारे सामने है वो ये है कि बुजुर्ग ने एक शिकायत दी थी जिसमें उन्होंने ये बातें कही थी, जय श्री राम और पेशाब पीने की बात। अब जब ये घटना 12 तारीख को आई है सामने, वीडियो वायरल हुआ और बाकी मीडिया संस्थानों ने और तमाम पत्रकारों ने इसको शेयर किया सोशल मीडिया पे, तो एक बहुत लिमिटेड सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर कि मीडिया अगर किसी चीज की रिपोर्टिंग करता है तो उसमें ऑब्वियसली विक्टिम का एक साइड होता है और एक होता है दूसरा पक्ष। बाद में जांच होती है, जांच के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं वो अलहदा पहलू है, वो जांच का काम पुलिस का है। लेकिन मीडिया अगर रिपोर्टिंग कर रहा है और 6 तारीख की एक चीज ऑन रिकॉर्ड है कि बुजुर्ग ने खुद कहा था कि मेरे से जय श्री राम कहलवाया गया, मुझे पेशाब, भले ही किसी के इन्फ्लुएंस में उन्होंने कहा हो, ईमानदारी से कहा हो, झूठ बोला हो, एक चीज ये रिकॉर्ड में थी। अब पुलिस ने बाकी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली कि नहीं वो तो झूठ बोल रहे थे, ये ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो ये चीज तो जांच के बाद साबित होगी। तो मीडिया को इसमें जिम्मेदार ठहराना, मीडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, क्या मतलब केवल अब ये पत्रकारिता इस देश में इस तरह से होगी, या पुलिस चाहती है केवल वही पत्रकारिता हो जो ऑफिशियल वर्जन हो, जो सरकार या जो पुलिस का वर्जन होगा वही सच होगा, उसके दाएं बाएं रिपोर्टिंग को के लिए कोई स्पेस नहीं बचेगा, या वो रिपोर्टिंग होगी ही नहीं। और पुलिस की कितनी क्रेडिबिलिटी इस देश में ये भी सबको पता है। तो इस लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूं कि वायर के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, इंडिविजुअल लोगों की बातचीत पर फिर भी मैं सोच सकता हूं कि इंडिविजुअल लोगों ने कुछ किया हो तो किसी इन्फ्लुएंस में किया हो, किसी नाजानकारी में किया हो, लेकिन वायर ने जो रिपोर्ट की या वायर, वो तो एक डॉक्यूमेंटेशन, एक ऑन रिकॉर्ड जो फैक्ट था उसके आधार पर की, उसको एफआईआर में जोड़ने का क्या मतलब है कि इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई? शरद जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा, देखिए मेरा ये तो सिर्फ ये दर्शाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सरकार हमें किस तरफ ले जा रही है। और ये जो है सिर्फ ये जाहिर हो रहा है इससे कि तानाशाही जो है वो प्रिवेल कर रही है और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो उसका जबरदस्त पतन हो चुका है। क्योंकि ये जो है बिल बड़ा स्पष्ट है, खाली इतनी नहीं, इसमें मैं कुछ और भी जोड़ूंगा जो आपने बताया। जी। ये खबर खाली इन मीडिया हाउसेस में नहीं छपी थी जिनके नाम लिए गए और जो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट ने लिखा, ये सारे मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में छपी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पीटीआई से रिलीज हुई, जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है देश की, उससे भी रिलीज हुई। लेकिन एक्शन लेने में यूपी गवर्नमेंट बड़ी सिलेक्टिव रही। उसने ढूंढ के, और आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली मुझे ये भी डाउट है इसमें, अपनी तरफ से तो कह रहे हैं कि साहब ये कम्युनल एंगल इन जर्नलिस्ट ने क्रिएट किया और ये दंगा फसाद हो जाता, लेकिन जो वो खुद कर रहे हैं वो कम्युनलिज्म से प्रेरित नहीं है क्या? आप देखिए ज्यादातर मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं जी टारगेट पे हैं, एक्सेप्ट फॉर वायर, क्योंकि वायर से तो उनको वैसे ही बड़ी तकलीफ रहती है, क्योंकि वायर खुल के लिखता है, खुल के बोलता है, तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है वो। ये इनटॉलरेंस का प्रदर्शन है। और बड़ा अफसोस की बात यह है कि इनटॉलरेंस जो है वो डेमोक्रेसी से मैच नहीं खाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश यही हो रहा है आज के दौर में। और इसको किस तरीके से लड़ा जाएगा, क्योंकि ये जबरदस्ती का वो केस बना देना और ये कह देना, ये भी अच्छा, ये इसमें कोई नहीं बोल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपने इमेजिनरी कम्युनल राइट कैसे कर लिया, कि आपने इमेजिन कर लिया कि इससे हो जाता, हुआ नहीं।
ये तो साफ साफ दिखाता है कि प्रेजुडिस्ड, प्री डिटरमिन्ड माइंड से प्रेजुडिस्ड व्यू लेकर के कुछ जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया है। ठीक। आनंद, ये जो पूरा मसला है, मीडिया की रिपोर्टिंग किस तरह की होनी चाहिए और जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर आपका क्या नजरिया है? किस तरह से, मतलब पुलिस की ये जो कार्रवाई है उसमें मीडिया किस तरह से रिपोर्टिंग करे? ऑन रिकॉर्ड कुछ चीजों को ध्यान में रखकर उनको अपना आधार बनाए, या फिर सिर्फ जो सरकार का वर्जन है, जो पुलिस का वर्जन है, जो आधिकारिक वर्जन है, वही रिपोर्टिंग रह जाएगी? तो वर्जन कोई भी हो, कुछ चीजें जो है वो हाइंडसाइट में एक उसमें विश्लेषण से कुछ चीजें लगती हैं कि ये सही है या गलत है। तो हाइंडसाइट में सभी बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो हाइंडसाइट जो है, इमीडिएसी जो तत्कालिक, जो एक आवश्यकता है तत्कालिकता की पत्रकारिता में, कि कोई चीज को तुरंत रिपोर्ट करना, उसमें हाइंडसाइट का तो एलिमेंट कई बार नहीं आएगा। क्योंकि इमीडिएसी भी एक मांग है पत्रकारिता की, कि चीजें तुरंत सामने आए, तुरंत हो, एक रफ्तार हो। आजकल तो प्रतिस्पर्धा का जो माहौल है मीडिया संस्थानों में, उसमें इमीडिएसी की भूमिका और भी बढ़ गई है। तो सभी फैक्ट्स जो हैं पूरे हाइंडसाइट के अवलोकन में वेरीफाई नहीं हो सकते हैं। तो इस पर ज्यादा स्पष्टता की सरकार को जरूरत है, इसे मुझे लगता है। दूसरी बात है कि ये बेसिकली सोशल मीडिया ड्रिवन स्टोरी है, और सोशल मीडिया ड्रिवन स्टोरीज पे मैं प्रतिक्रिया कम देता हूँ। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा देश है, इसमें इतने सारी घटनाएं होती हैं जो कि अब टेक्नोलॉजी के कारण सोशल मीडिया में गिरफ्त हो सकती हैं। अब सब पर एक नैरेटिव होना, मतलब पक्ष में या विपक्ष में, ये मतलब अब ये एक, क्या कहूँ कि एक बॉटमलेस सी है। और अब क्योंकि एक जैसा कि शरद जी बोल रहे हैं, इसमें एक मतलब इंक्लूसिविटी और एक्सक्लूसिविटी, सेलेक्टिविटी, सारी तरह का प्रश्न आता है। और खासकर सांप्रदायिक मामलों में कई तरह के अपराध होते हैं जो कि क्लियर कट विक्टिम परपेट्रेटर, मतलब एक उसका विक्टिम है और एक ऑफेंडर या परपेट्रेटर है। और उसमें जो एक है, जैसे किसी दो पक्ष में लड़ाई हुई या कोई भी मारपीट हुई या किसी में सीधा सीधी कोई विक्टिम है, तो उसमें जो है कुछ केसेस ऐसे होंगे जो कि सांप्रदायिक या जातीय कोण लिया एक एंगल है, उसमें बहुत सारे नहीं भी हैं, बहुत सारे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें डालते हैं, ये हर पक्ष से होता है। तो एक विश्लेषण का आधार ये भी होना चाहिए कि ये मतलब एक क्लियर कट एक रन ऑफ मील क्राइम है विक्टिम और परपेट्रेटर का, या इसमें सांप्रदायिक एंगल है, जातीय एंगल है कि नहीं। कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। तो इसमें भी एक स्पष्टता दोनों तरफ से चाहिए। मैं मेघनाथ आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि पुलिस ने जो किया है एफआईआर, पुलिस का बहुत साफ साफ कहना है कि लोग जानकारी या इससे घृणा फैल सकती थी, दंगे फसाद हो सकते थे, तो ये लोगों ने एक मोटिव के साथ किया। इंडिविजुअल लोगों की बात ना भी करें, लेकिन मीडिया संस्थान अगर कोई फैक्ट के आधार पर कर रहा है, फिर से मेरा वही सवाल है कि मीडिया के ऊपर खिलाफ एफआईआर दर्ज करना केवल सिलेक्टिवनेस दिखाता है, अदरवाइज रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आज के समय में। और अगर एक फैक्ट है, आप कह रहे हैं कि केवल जो हम कह रहे हैं वो वाला सच है और जो पहले आई थी जानकारी वो गलत है, पर रिपोर्टिंग तो वो बनती है ना। बाकी जांच के बाद क्या होगा वो आप जाने, वो आपका काम है, वो पुलिस का काम है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें हुई अतुल सर, कि जो भी नाम लिए गए हैं वो बहुत ही मतलब जाने माने एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ ने ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था। वो वीडियो जो दिखाया था वो उन्होंने अपने चैनल पे चलाया था, वो जुबैर ने ट्वीट करने से पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया था।
और वहां पे भी उन्होंने यही रिपीट किया था कि जय श्री राम बोलने लगा है एक्सेट्रा। तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इमीडिएटली नेक्स्ट डे जब ये एफआईआर हुआ तो टाइम्स नाउ ने एक फिर से शो किया कि कैसे बायस्ड मीडिया के अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। तो एक बहुत ही कॉमिकल सॉर्ट ऑफ बिहेवियर दिखाई दे रहा है हमको टाइम्स नाउ से भी। तो एक पर ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एसेंशियली जो क्लेम किया गया था पहले जब इंसिडेंट हुआ था उस पर रिपोर्ट किया जाए या नहीं किया जाए, किया जाएगा, ऑफ कोर्स किया जाएगा, क्योंकि वो एक विक्टिम ने बोला था। अब वो दबाव में आके बोला था, कब बोला था, किसके साथ थे वो अलग बात है, पर उन्होंने ये बोला था और उस पर उन लोगों ने मतलब ट्विटर पे डाला या फिर रिपोर्टिंग भी किया। एक और चीज यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि पुलिस का अब एक नया थियोरी निकल कर आ रहा है कि उन्होंने बोला कि एक्चुअली ये जो जिनकी दाढ़ी काटी गई थी अब्दुल समद, वो उन्होंने कोई ताबीज बेची थी जो अक्यूज्ड है उनको, और वो ताबीज की वजह से उनकी फैमिली नहीं बची, इसलिए वो जाके उनको मारने पीटने में आ गए। और इसमें एक तीन लोग, आदिल, आरिफ और मुशाहिद, तीन लोगों का नाम लिया गया है, एफआईआर में ही डाला गया है बाद में। और एक वर्जन तो पुलिस का है कि ये लोग साथ में मिलके गए उनको मारने के लिए एक्सेट्रा, और ये ताबीज वाला मामला था। हाँ। और दूसरा और एक थियरी निकल कर आ रहा है ग्राउंड रिपोर्ट से कि आदिल, आरिफ और ये मुशाहिद जो थे वो एक्चुअली उनको बचाने के लिए जा रहे थे। जब उनको पता चला कि उनके साथ ये हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो वो वहां पर पहुंच गए उनको बचाने के लिए। अब पुलिस बोल रहे कि वो भी मार रहे थे। तो यहाँ पे बहुत एंगल्स निकल कर आ रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गया है। और मैं यहाँ पर फिर से बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में मुझे लगता है कि दो पार्टीज इसको सांप्रदायिक मतलब इंसिडेंट्स को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस जब भी होते हैं तो उसके पहले इंसिडेंट्स, कम्युनल इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो अब ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, कैसे हुआ था एक्सेट्रा, लेकिन हम किस हद तक पुलिस पर भी विश्वास कर सकते हैं वो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है यहाँ पर ये जो साइड में जो एफआईआर डाल दिया है जर्नलिस्ट और क्रिटिक्स के अगेंस्ट, ये बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है कि ये एक सिग्नलिंग एक्सरसाइज है, ये बताने के लिए कि हमारा ही वर्जन आप रिपोर्ट करेंगे, अगर आपने कुछ अलग बोला तो फिर तो आप पर कार्रवाई की जाए। ऑप्टिक्स के लेवल पे भी ये एफआईआर इतना गंदा है कि एक तो सारे के सारे नाम एक कम्युनिटी से रिलेटेड है, बिल्कुल, या तो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक कम्युनिटी के लोग हैं। दूसरा, सबका ओपन हिस्ट्री रहा है टाइमलाइन पे, अगर उनके आप जाइए, आप उनका थोड़ा सा हिस्ट्री देखिए तो सबका ओपन रहा है कि दे आर एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अब इस तरह की कार्रवाई अगर आप करते हैं तो आपके अपने पूरे उस पर किस तरह से ठप्पा लगता है, या उस पर संदेह तो खड़ा ही हो जाता है। इसी एफआईआर का एक हिस्सा है जो कि ट्विटर के को भी इसमें जोड़ा गया है, और ये कहा गया कि ट्विटर भी एक्टिवली नफरत फैलाने और इन सब चीजों को प्रोपेगेट करने में उसकी भूमिका है, क्योंकि वो इसको एक मंच दे रहा है। ट्विटर से भारत सरकार की जो लड़ाई है वो एक दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुकी है, और ये एफआईआर जो ट्विटर के खिलाफ हुई है वो बस उस घटना के एक दिन बाद हुई है जिस दिन भारत सरकार ने इंटरमीडिएरी स्टेटस अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, हालांकि ये बाकी खबर हर जगह आ चुकी है मीडिया में तमाम जगहों पर, कि सरकार के सूत्रों के मुताबिक जो इंटरमीडिएरी स्टेटस था ट्विटर का, उसको भारत सरकार ने खत्म कर दिया है। आप लोगों को पता है कि ट्विटर के साथ काफी लंबे समय से धींगा मुश्ती चल रही है। जो नए आईटी रूल्स लेकर आई थी भारत सरकार, उसके मुताबिक उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जिनको मानना तमाम कंपनियों, डिजिटल कंपनीज हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनको मानना जरूरी है। तो ट्विटर ने अभी तक उसको मानने से अपने को दूर रखा है, या उससे अपने को मानने की इच्छा नहीं दिखाई है। तो तब से ये लड़ाई एक तरह से चल रही थी, और सरकार का कहना था कि उन्हें ये नियम कानून मानने पड़ेंगे। जिस दिन ये हुआ है, ये एफआईआर दर्ज की गई, ट्विटर का नाम डाला गया, उसी के एक दिन पहले सरकार की तरफ से और तमाम मीडिया में खबरें आई कि उसका इंटरमीडिएरी स्टेटस ट्विटर का खत्म कर दिया है सरकार ने। इंटरमीडिएरी स्टेटस वो है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
वहां पर अगर कोई चीजें शेयर करता है और अपने विचार रखता है, कोई मीडिया संस्थान, कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति, तो उसकी जो जवाबदेही है वो उस प्लेटफॉर्म की नहीं बनती, वो केवल एक एग्रीगेटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, या यूट्यूब जैसे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप आदि। तो उनकी अपनी कोई कल्पेबिलिटी नहीं बनती है कोई खराब गलत सूचना के मामले में, खराब या क्या फेक न्यूज हो या मिस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इंटरमीडिएट स्टेटस खत्म करके सरकार ने एक तरह से ये कह दिया है कि आप खुद इसके हिस्सेदार हैं। कोई अतुल सर, एक छोटा सा फैक्ट चेक करना चाहूंगा आपको यहाँ पे, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ। तो एक्चुअली ये जो इंटरमीडिएट स्टेटस रिमूवल का जो मामला है, ये एक्चुअली बहुत ही मिसरिपोर्टेड है एक तो, और दूसरा जो है, आई थिंक गवर्नमेंट भी ये जो आप सोर्सेस कोट अनकोट बोल रहे हैं, ये सोर्सेस से किया गया था, क्योंकि लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आप इंटरमीडिएट स्टेटस निकाल सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए, आप इंटरमीडिएट स्टेटस तब निकालेंगे जब एक आध प्लेटफॉर्म कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन करके बोल रहा होगा कि हम एक इंटरमीडिएट है। तो ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं हमारे लॉ में। इवन न्यू आईटी रूल्स में बस डेफिनेशन दिया गया है कि इंटरमीडिएट होता क्या है। तो ऐसे कोई रिमूवल स्टेटस है ही नहीं। मतलब आप इंटरमीडिएट है अगर डेफिनेशन के हिसाब से, तो आप है। आप मतलब ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि आप है या नहीं है, क्योंकि वो लॉ में लिखा गया है। तो ये एक तरह का ग्रे एरिया है जो, बिल्कुल, अगर ये डिफाइन नहीं है तो फिर सरकार भी इसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकती है और बाकी लोग भी। पर ये तो नहीं कर, मतलब सर एक्चुअली वही मैं बोल रहा था कि ये एक्चुअली डिफाइन कर चुके हैं, पर ये रिमूवल नहीं होगा क्योंकि ऐसे कोई प्रोविजन ही नहीं है लॉ में। तो एसेंशियली इनका कहना ये है कि जो लाइबिलिटीज जो एक प्लेटफॉर्म की होती है, जैसे अगर कोई कंटेंट पोस्ट किया गया और वो प्लेटफॉर्म की कितनी लाइबिलिटी है कि अगर इन पे एक्शन लिया जाए तो वो पब्लिशर जो है वो कितना लाइबल होगा। तो वो जो एक लाइबिलिटी का ये है, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगेन लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। तो वही है स्थिति। अगर तो उसके बाद से जो स्थिति पैदा हुई है, अगर वो लाइबिलिटी का भी मामला है, तो वहां पर अब एक स्थिति नई पैदा हो गई है जिसके तहत अब ट्विटर को भी किसी भी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन इसमें एक जिम्मेदार जवाबदेह बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया गया। तो ये स्थिति पैदा हुई और उसी के तहत ये एफआईआर में ट्विटर का भी नाम दर्ज किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आनंद और शरद जी अपनी राय दें कि इस तरह की जो स्थिति है जिसमें बिग मल्टी जो बिग टेक कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनको भी एक तरह से इसका जो जो क्या कहें कि घरेलू जो राजनीति है उसका हिस्सा बनाया जा रहा है। और दूसरा, वो भी एक जेन्युइन कंसर्न हो सकता है कुछ लोगों का कि भाई जो भारत के कानून है वो बिग टेक कंपनियों को क्यों नहीं मानना चाहिए, वो उसके दायरे में क्यों नहीं आना चाहती। ये भी एक जेन्युइन कंसर्न है। आनंद, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें। जी हाँ, और इसी बीच आज ये भी हो रहा है कि एक जो सिलेक्ट कमेटी है पार्लियामेंट की, वो जो बहुदलीय है, और शशि थरूर जो कांग्रेस सांसद हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, जो आईटी की सिलेक्ट कमेटी है। हाँ, उसमें आज जो विभिन्न टेक कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। आज ट्विटर अपनी बात रखने वाली है। उस पे जो मिसयूज है ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, उसको लेकर विभिन्न दल के नेता जो भी उसमें मेंबर हैं सेलेक्ट कमेटी में, वो पूछताछ करेंगे। तो एक जस्ट ये उससे रिलेटेड था, ये एक जस्ट सूचना के लिए मैंने बोला। हाँ। तो और देखिए, हाँ, इसमें जैसे आपने कहा कि इसमें जैसे सार्वभौमिकता का जो कानूनी सार्वभौमिकता जो एक है, एक लीगल सोवरेनिटी, और जो टेक कंपनियों का अस्तित्व है एक एक्सप्रेशन के प्लेटफॉर्म के लिए, दोनों में टकराव की स्थिति बन रही है। और जैसा कि आईटी मिनिस्टर ने कहा कि हमारी आपत्ति इनके यूज से नहीं है, हम इनको हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मिसयूज से है। तो ये एक आधिकारिक बयान है। एक तो ये है कि इंटरमीडिएट स्टेज हटने से एक हर टेक प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हुआ या ट्विटर हुआ, इसमें एक बहुत ही कहिए कि एक्स प्लेटफॉर्म भी चलता है। मतलब कि बहुत अननोन एनोनिमस तरह का भी प्लेटफॉर्म चलता है, जो कि अब
फेसबुक की जैसे कि कहिए कि उस पर पॉर्न भी है, ट्विटर पर पॉर्न भी है एनोनिमस हैंडल से। कई कई तरह का पॉर्न जो है उसमें बहुत ही सांप्रदायिक भी है, और तो वो बहुत मुश्किल होगा अब अगर किसी से इंटरमीडिएरी स्टेटस हटा लिया जाता है ट्विटर को, उसके प्रति जवाबदेही अगर बनती है तो, क्योंकि कुछ एनोनिमस हैंडल्स जैसे सांप्रदायिक पॉर्न टाइप का चीजें हैं, हो सकता है वो उसका ओरिजिन पाकिस्तान से हो सकता है, उसका ओरिजिन कहीं और से हो, या भारत या कनाडा से हो, या कहीं से भी हो। तो अब वो कैसे उस पर जवाबदेही देगी, ये बहुत मुश्किल है। और एक इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट था कि जैसे कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने भी इस तरह के प्रावधान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करने शुरू किए हैं। तो ये बहस उन देशों में भी है। और आगे का रास्ता मैं एक तो है टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखता, लेकिन जो मुझे मोटी मोटी बात समझ आ रही है कि ये जो है कोई मेरे ख्याल से पार्टी विशेष नहीं, ये समस्याएं जो हैं 2012-13 के फेसबुक और यूपीए गवर्नमेंट के टकराव का स्थिति बनी थी उस समय के मीडिया रिपोर्ट, एक खास करके एक फिल्मी गाने पे जो है सोनिया गांधी का बहुत अभद्र चित्रण करके कुछ पोस्ट डाले गए थे फेसबुक पे, उस समय भी आया था। जो राष्ट्रीय सार्वभौमिक जो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी हो या लीगल सुप्रीमेसी हो, उसमें और टेक कंपनियों में, दोनों में टकराव की स्थिति है, इसको सुलझाने की जरूरत है। और जैसा कि मेघनाथ कह रहे थे, उसमें जैसे अस्पष्टता की भी जरूरत है, बहुत चीजें वेग हैं, लेकिन वो वेगनेस हमेशा जो है फेवर में रहेगा नेशनल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, हाँ गवर्नमेंट के, क्योंकि ओरिजिन जो है, ओरिजिन कानून का जो है स्टेट से ही है। तो जो ओरिजिनेटर है कानून का, वो वेगनेस उसी के फेवर में टिल्ट करेगा। ठीक बात। शरद जी? हाँ, देखिए मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये सारी चीजें पूर्वग्रह से की जा रही हैं, और ये भी जो है, ये फिर वही शो जो मैंने पहले भी कहा, इनटॉलरेंस इस सरकार में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी भी तरीके की आज़ादी इन्हें मंजूर नहीं है, और मीडिया की आज़ादी से तो बिल्कुल सख्त इनको नफरत है, जिस तरीके का इनका बिहेवियर है। और आप देखिए, सिलेक्टिव खाली यहीं तक नहीं है कि इन्होंने वायर को और ये 4-5 जर्नलिस्ट, मुस्लिम जर्नलिस्ट को टारगेट किया, इनके साथ आप देखिए, इससे पहले जो मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे 2013 में, उसमें जो प्राइम एक्यूज थे 3 बीजेपी के एमएलए थे, सबसे प्रोमिनेंट थे उसमें संगीत सोम, और उनके खिलाफ उस टाइम पे केस दर्ज हुआ क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी की थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वो सारे केसेस विड्रॉ किए गए, जबकि वहां पे प्रूव हो चुका था, सामने दिख रहा था, प्राइम एफएसआई आ चुका था कि वो जो जिसको लेके दंगा भड़का था, वो एक वीडियो था जो तालिबान का वीडियो था। यहाँ ऐसा शो कर दिया कि मुस्लिम्स इस तरीके से मारे जा रहे हैं, जी, और वहां पे वो दिखा दिया कि मुस्लिम्स ने हिंदूज को इस तरह से मारा। ये दंगा कराने की वजह थी, और ये भी आ गई थी बात सामने कि इसमें कौन कौन बीजेपी वाले इन्वॉल्व है, और उन सबके खिलाफ केस विड्रॉ हो गए। और यहाँ पे जहां कुछ नहीं हुआ, जहां दंगा हुआ नहीं, इमेजिनरी दंगा था, ये सोच के, इस एप्रीहेंशन में कि दंगा हो जाएगा, इन सबको उठा करके ला दिया गया। और ये सोशल मीडिया, ये जो सॉरी, हाँ बोलिए। मैं ट्विटर के लिहाज से ही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे भारत सरकार, आनंद ने जिक्र किया कि इस पे बातचीत करके इसका रास्ता निकालने की जरूरत है, कि क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि ट्विटर जैसी कोई कंपनी के साथ, और अभी जो दिख रहा है भारत सरकार का रवैया, वो एक टकराव का रवैया दिख रहा है, धमकी का रवैया। जैसे कि आप मंत्रियों को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना नहीं है, वो दिन गए, हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे टाइप भाषा, जो बहुत टकराव वाली है। जबकि सबको पता है ये चीज कि ट्विटर हो या फेसबुक हो या इस तरह की कोई भी जो बड़ी एमएनसीज हैं, उन
क्योंकि उनकी जरूरत आज की तारीख में, जब आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, बहुत सारी और दिक्कतें हैं, तब आप इतनी बड़ी कंपनियों को, क्योंकि आप सिर्फ उनको नाराज नहीं करेंगे, आप अर्थव्यवस्था के और दूसरे आयाम जुड़े होते हैं। आप जिस जिस जगह से जुड़ी हुई कंपनी, आपके उनसे रिश्ते, मतलब अमेरिका से आपके रिश्ते प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में जो बचाव का, जो बातचीत का तरीका है, रास्ता है, उस पर भारत सरकार न जाते हुए नहीं दिख रही है। इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा बता सके कि क्या मजबूरियां हैं? केवल यही कि हार्डलाइनर पॉलिटिक्स है देश की राजनीति में अभी, या राइट विंगर्स हैं तो वो नहीं करना चाहते, या कुछ और भी चीजें हैं इस पे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी मजबूरी है, ये सिर्फ इनका एटीट्यूड है, इनकी एरोगेंस है, ये दिखाना चाहते हैं, ये राइट विंग एटीट्यूड जो है। और दूसरा इनको ये दर्शाना है कि जो हम चाहते हैं वो होगा। ये ईगो का भी बड़ा प्रॉब्लम है। ये बड़ा साउंड, चाहे बड़ा ये वो साउंड कर रहा हो आपको, लेकिन रियलिटी यही है, क्योंकि इस सरकार का थ्रू आउट ये एटीट्यूड है। एंड ये सबको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। ठीक है, उनका अधिकार है ये सोचने का, लेकिन ये साहब जब तक लोकतंत्र है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तब तक आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। हर चीज आप चाहते हैं कि उस तरीके से हो, जैसे इंडियन मीडिया की आज हालत है कि वो सब लाइन टो करते हैं ज्यादातर लोग जी, और जो लाइन टो नहीं करता उसको ये टारगेट करते हैं। यही जो अभी बात जिक्र आया, टाइम्स नाउ ने रन करी थी, टाइम्स नाउ के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि टाइम्स नाउ अदरवाइज सेवा करता है। तो जो प्रॉब्लम सिर्फ इसकी हो गई है, इनको चाहिए कमिटेड मीडिया जो सिर्फ हमारी बात कहे। वही पुलिस का एटीट्यूड है। पुलिस यहाँ गाइडेड है बाय पॉलिटिकल मास्टर्स। पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी नाम की चीज खत्म हो चुकी है। और यूपी पुलिस को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जो जितनी कहानियां इसमें गढ़ी गई हैं इसको लेकर के, और जिस तरह केसेस किए गए हैं, ये कहानी कितनी बढ़िया कुक कर सकते हैं, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। कहानियां ऐसी कुक करते हैं ये कि जो इनकाउंटर वाले मामले थे, उनमें 700 से ज्यादा मामलों में लगभग सब में एक ही जैसी कहानी कुक कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है, नहीं 700 नहीं थे, वो तो जो एनकाउंटर, वो जो मामले थे ना, उनको एनकाउंटर इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। जो एक्चुअल नंबर्स थे 67 लोग मारे गए थे जी। और उसको इन्होंने जो ऐसे कहानी बनाई जैसे पता नहीं क्या। अच्छा, और आजकल के जमाने में 2021 में ये सोच रहे हैं ये यूपी के चीफ मिनिस्टर कि एनकाउंटर करना बड़ी शान की बात है। अब इससे आप देखिए माइंडसेट क्या है। माइंडसेट ये कि ठोक दो, बोलते हैं मुझसे कि ठोक दो। ये इनके वो जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू होती है, ह्यूमन राइट्स की चीज, वो है ही नहीं। सम्मान नहीं है, उसके लिए सम्मान भी नहीं है, सम्मान ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहां से सम्मान होगा? इनका बस चले तो कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पटाख के बदल दें जिसको चेंज कर दो, क्योंकि वो इनकी विम्स को सूट नहीं करता है। और कोई ठिकाना नहीं आगे चल के क्या हालात हो और क्या हो जाए। तो हमें जो है ये बेसिकली ये जो ट्विटर के साथ जो चल रहा है, ये भी दुनिया को बताने के लिए कि देखिए हमें वो ना समझो, हम अपने तरीके से चलने देंगे वरना नहीं चलने देंगे। इससे बदनामी भी करा रहे। पूरे मुल्कों में बदनामी हो रही है आज, सारे देशों, इंडिया के बाहर वो यही हो रही है कि भाई आप कोई भी चीज जो है उस हिसाब से चलने नहीं देना चाहते हैं जो बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज से ताल्लुक रखते हैं। आपको चलाना है हमारी पर्सनल विम्स पे चलेगा। बिल्कुल, जैसे राजा होता था, ये वो दौर है, ऑटोक्रेसी का दौर है। मेघनाथ, आप मेरे ख्याल से हम लोगों के बीच में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया सेवी आदमी हैं, तो ये जो ट्विटर के साथ चल रहा है टकराव, ट्विटर के साथ जिस तरह का बर्ताव है, ये किसी भी तरह से भारत के लोगों के डेमोक्रेसी, क्योंकि ट्विटर का भी एक बहुत आइडियलिस्टिक स्टैंड है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रक्षा के लिए सब कर रहे हैं, तो ये लड़ाई कहीं किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती दिख रही है आपको, या कि डिस्ट्रक्शन दिख रहा है आगे?
ये बहुत ही अजीब सिचुएशन हो गया है जहां पर जैसे मैं आई थिंक पहले भी बोल चुका हूँ कि गवर्नमेंट का ओवरऑल माइंडसेट अगर आप देखेंगे ओवर द इयर्स, तो उनको ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने एक कम्युनिकेशन चैनल जो था टीवी का उसको कंट्रोल कर लिया है, ब्रॉडकास्ट को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। जैसे वो काफी अब चैनल्स है, हिंदी इंग्लिश आप देख लो, जो उनके नैरेटिव्स आगे बढ़ाती है। पर हुआ क्या कि अभी इंटरनेट के पेनिट्रेशन की वजह से, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंफॉर्मेशन चैनल्स की वजह से लोग अल्टरनेट वर्जन्स प्रेजेंट करने लगे जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाती है, गवर्नमेंट के नैरेटिव के खिलाफ जाती है, और ये ब्रॉडकास्ट मीडिया के भी खिलाफ जाती है। तो इसके कंट्रोल करने के हिसाब से उनके सब मूव्स रहे हैं ये, और ये मतलब आपको छोटे छोटे इंसिडेंट्स दिखते ही रहेंगे जहां पर ये वही कोशिश कर रहे हैं। और इसका अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट एक्चुअली इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और ये जो एक इनका हेयर ब्रेन्ड आइडिया है कि वो इंटरनेट को कंट्रोल कर पाएंगे, ये मुझे लगता है पूरी बेवकूफों वाली बात है। क्योंकि आप सोचिए कि कितना ज्यादा पेनिट्रेशन है इंटरनेट का, कहाँ कहाँ से खबरें निकलती है, कहाँ कहाँ से अब वीडियोस आती है, कहाँ कहाँ से क्या होता है। जैसे मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था उस दिन जो रोगन का, नील डिग्रास टाइसन के साथ। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास सबके पास इतने कैमरास है कि हम अगर हमारे कुत्ते ने पॉटी कर दी तो वो भी हम कैप्चर करके अब सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो आप सोचिए कि इतने कैमरास है, इतने लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए एकदम खड़े हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ये सब कंट्रोल कैसे करेगी? और हमने इसमें पिछली बार भी बात की थी जब वो आईटी रूल्स की बात हो रही थी, कंप्लायंस ऑफिसर्स की। तो आप सोचिए कि अगर कुछ 2 करोड़ ट्वीट रोज होते हैं इंडिया में, उसमें से अगर चलो आपने कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले लिया कि 50,000 ट्वीट पे लोगों को दिक्कत है, तो अब 50,000 लोग ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को नोटिस भेजेंगे, बोलेंगे कि हमको इससे दिक्कत है। अब 50,000 नोटिसेस को इन्वेस्टिगेट करके एक्शन लेने में इन्होंने 1 वीक दिया है। अब आप सोचिए कि दिन में कितने ऐसे नोटिसेस आएंगे जो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको स्केल देखना है। अगर आपको ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करना है तो आपको पता है कि इतने गिने चुने चैनल है, कुछ 50 चैनल है, उनको आपको कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल है। पर अब हम सब चैनल्स बन गए हैं, अब हम सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम सब एक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम बन गए। और ट्विटर पे ही नहीं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्लब हाउस पे, रेडिट पे, कितनी जगह पे हम ब्रॉडकास्ट, अपना यूट्यूब पे ब्रॉडकास्टर्स बन गए हैं। तो आप सोचिए कि गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल कर पाएगी, कर भी पाएगी, और कोशिश भी करनी चाहिए या नहीं। ठीक बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे ख्याल से इस पर काफी हमने विस्तार से चर्चा की है। थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक और विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और चूंकि शरद जी हमारे साथ हैं तो उनके जानकारी और उनका अनुभव इसमें काम आएगा इस विषय पर। राम मंदिर निर्माण से जुड़ा जो मसला है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक जमीन की खरीद फरोख्त की। तो थोड़ा सा मैं बस एक बेसिक जानकारी दे दूं अपने श्रोताओं को, क्योंकि हमारे 2 रिपोर्टर्स ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की है और वो हम आज रिकमेंड भी करने वाले हैं आपको उनकी रिपोर्ट। बेसिकली जानकारी ये है कि ये जो आप लोगों के सामने आई कि 18 मार्च को एक जमीन ली गई, खरीदी गई राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा, जिसके की रिप्रेजेंटेटिव थे चंपत राय, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और इस जमीन की जो खरीद फरोख्त हुई, जिसमें ये कहा गया कि 2 मिनट के अंदर पहले वो जमीन हरीश पाठक नाम के एक शख्स ने बेची 2 लोगों को 2 करोड़ रुपए में, और फिर 2 मिनट के बाद वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में उन 2 लोगों से राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीद ली, चंपत राय के नाम से। इसी तरह से तो ये जानकारी आई और इस पर बड़ी चर्चा हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर में 18.5 करोड़ की बिक गई। लेकिन जो बात सामने नहीं आई और जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि ये जमीन के एक बड़ा हिस्सा था जिसका एक हिस्सा 18.5 करोड़ में खरीदा गया। इसी जमीन का एक और हिस्सा 8 करोड़ रुपए में हरीश पाठक ने सीधे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेची है, उसी दिन 10-15 मिनट पहले बस।
और एक हिस्सा इसका अभी भी बचा हुआ है जिसको हरीश पाठक ने अपने ड्राइवर को दान में दे दिया है। तो यानी कि ये मसला ये है कि जिसको आप सिर्फ 2 करोड़ से 18.5 करोड़ का समझ रहे हैं, उसमें उस जमीन के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 26.5 करोड़ रुपए पेमेंट किए हैं, एक चीज। और दूसरी बात यह है जो गड़बड़ी की, ये वक्फ की जमीन थी, इस पर एक FIR दर्ज थी और ये जमीन बिक नहीं सकती थी, इस पर स्टे लगा हुआ है। ये जानकारी दबाकर इस जमीन की खरीद फरोख्त हुई है। और एक तीसरी जानकारी बस ये है इससे जुड़ी कि ये जो पूरा मसला है कि इसके पीछे हुआ क्या है, तो ये मैं चाहूंगा कि शरद जी थोड़ा सा बताएं। जो पैसे का लेन देन इस तरह से किया गया है मंदिर के नाम पर, लोग कह रहे हैं कि मंदिर का वो है। हाँ, चंपत राय की तरफ से इस मामले में सिर्फ एक बयान है कि ये एग्रीमेंट बहुत पहले हो चुका था और वो एग्रीमेंट समाप्त होने वाला था 2 करोड़ में। यहां पर फिर वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जो एग्रीमेंट को भी अगर हम सच माने तो वो एग्रीमेंट पूरी जमीन के ऊपर हुआ था। जैसे कि मैंने बताया 3 हिस्से में ये जमीन बिकी है। उस समय वो 2 करोड़ में जो एग्रीमेंट है, और न्यूज लॉन्ड्री के पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो पूरी जमीन जो कि 2.3 समथिंग हेक्टेयर थी, पूरी जमीन का 2 करोड़ में पहले लेन देन हुआ था। लेकिन जब ये फाइनल 18 मार्च को लेन देन हुआ तो उसमें एक हिस्सा केवल 18.5 करोड़ पेमेंट किया चंपत राय ने, दूसरे हिस्से के लिए 8 करोड़ पे किया, तीसरा हिस्सा अभी भी बिका नहीं है जो कि दान कर दिया है हरीश पाठक ने अपने ड्राइवर को। तो ये इसकी अब तक की सच्चाई है। जबकि जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो 2 करोड़ में पूरी जमीन का एग्रीमेंट था। तो चंपत राय के और विश्व हिंदू परिषद के और ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारी सफाइयां आनी है, बहुत सारे चीजों के जवाब आने हैं। शरद जी, आप इस पूरे घटनाक्रम पर अगर हम कुछ और बता सकें। देखिए, इन जितना घटनाक्रम हुआ है जमीन को लेकर के, उससे बड़ा साफ है कि दाल में कुछ काला नहीं, काफी कुछ काला है। और उसको मुझे सबसे बड़ा 2 चीजों को बड़ा ताज्जुब होता है। एक तो ये कि सफाई में, मैं शुरुआत रिवर्स से कर रहा हूं, कि आउटराइट चंपत राय को ये क्लीन चिट दी जाती है पूरे संघ परिवार द्वारा कि साहब वो तो भक्त आदमी हैं और उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है, उन्होंने तो शादी भी नहीं करी है, तो वो क्या करेंगे पैसा बना करके। तो साहब इससे तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी शादी होने के बाद करप्ट हो जाता है, मतलब महिला बिगाड़ती है आदमी को? ये मेरा सवाल उन लोगों से है। दूसरा ये कि चंपत राय चंपत राय के सपोर्ट में एक बीजेपी के स्पोक्समैन ने, कल मैं एक डिबेट में था तो वहां विनोद बंसल VHP के स्पोक्समैन हैं, वो बोले कि जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनके कीड़े पड़ेंगे। मतलब आप सोचिए, ये स्तर पे उतरे हुए हैं, कीड़े पड़ेंगे। हाँ, कीड़े पड़ेंगे, मेरे सामने बोला वो। फैक्ट मैं ये देख पा रहा हूं कि लगातार जो बचाव के जो तर्क आ रहे हैं वो फैक्ट की बात नहीं होकर केवल फैक्ट की बात नहीं हो रही है, इमोशन और आस्था के आधार पर बचाव हो रहा है। और अतुल शरद जी, मैंने ना एक्चुअली आपका आई थिंक वो कल डिबेट थोड़ा सा देखा, उसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी। वो बोल रहे थे कि आपने अगर डोनेशन नहीं दिया तो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। हाँ, वो छूटते ही बोलते हैं कि ये समाजवादी पार्टी वाले से पूछे, इन्होंने अखिलेश यादव ने डोनेशन दिया, अरविंद केजरीवाल ने उठाया मामला, उन्होंने डोनेशन दिया, राहुल गांधी ने, मतलब कोई सेम्बलेंस ऑफ लॉजिक नहीं है। दूसरा, आप सोचिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि चोरी का जो आरोप है वो जिन लोगों के खिलाफ है, ट्रस्ट वाले हैं या VHP वाले हैं अभी, लेकिन बीजेपी डिफेंस में काहे उतर रही? किसी ने बीजेपी को अक्यूज नहीं किया कि आपने भी चोरी का हिस्सा आपको भी मिला है, लेकिन वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती ना। अब सारे बीजेपी लीडरशिप यहाँ से लेके दिल्ली तक लगी हुई है डिफेंड करने में कि नहीं साहब कुछ गड़बड़ नहीं हुई, और आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है। अब जहां तक ये एग्रीमेंट का सवाल है, ये जो डिफेंस में देते हैं कि 2011 में एग्रीमेंट हो गया था, चाहे वो पूरी जमीन का हो चाहे आधी जमीन का हो, सबसे बड़ी बात ये है कि वो एग्रीमेंट भी, मुझे ये शक होता है लॉजिकली कि वो एग्रीमेंट भी बाद में क्रिएट किया गया है। ये जब ये आरोप लगना शुरू, बैकडेट में, बिल्कुल उसकी बैकडेट में, उसका रीजन क्या है कि कानून ये कहता है कि कोई जो फाइनल एग्रीमेंट, फाइनल सेल डीड होती है या सेल एग्रीमेंट टू सेल जो फाइनल हो, उसमें हर पुराने एग्रीमेंट जिसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन भी दिया गया है उसका डिटेल दिया जाता है, विद टाइमिंग, विद द अमाउंट जो दिया गया है और किसको दिया गया पैसा और कैसे दिया गया है, इन द मोड ऑफ ट्रांसफर। उसका कोई जिक्र नहीं है फाइनल एग्रीमेंट में।
तो भैया ये कैसे मान ले आप जुबानी, क्योंकि श्री चंपत राय जी कह रहे हैं और वो बड़े भक्त हैं, तो इसलिए उनकी बात माननी पड़ेगी आपको। एक बड़े पत्रकार हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि चंपत राय को जो लोग नहीं जानते वही उनके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। उन्होंने तो राम मंदिर के लिए अपनी हड्डियां गलाई हैं। यही सब उल्टे सीधे तर्क हैं। कहाँ गली है? और एक सुना मैंने कि वो चने खाकर जिंदा रहते थे ताकि राम मंदिर बन जाए। मतलब तो अब सोना खा रहे हैं। देखिए, सोना खाने से याद आता है कि अभी तो एक सवाल उठा ही नहीं है जो कि उठाने की जरूरत है। लोग सब भूल चुके हैं, जब अशोक सिंघल साहब जिंदा थे तो वो स्वयं बताते थे कि हजारों करोड़ रुपया लोगों ने विभिन्न देशों से, राम भक्तों ने मंदिर के लिए डोनेट किया है। सोने की ईंटें तक आई थी, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है सब। बिल्कुल। लेकिन वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। जब से कोर्ट का ऑर्डर हुआ है किसी को नहीं मालूम वो पैसा कहाँ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। इस मामले में एक ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड राम मंदिर रामलला के जो पुजारी थे सत्येंद्र दास, उनका एक ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसमें वो कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जो पहले वाला ट्रस्ट था, पुराना ट्रस्ट जिसके उसमें नेतृत्व में सारी मंदिर की लगाई गई, उन लोगों ने करोड़ों रुपए इधर उधर के, क्योंकि मंदिर आंदोलन के दौरान 90 से लेकर लगातार पैसा आया, चंदा आया, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं। तो अब अभी देखिए, जहां तक अभी और भी पॉइंट्स जो हैं कि ये जमीन जो आपने बताया ना अतुल की 2-3 टुकड़ों में जमीन है, एक फ्री में बांट दी, एक 8 करोड़ की, वो 8 करोड़ वाली भी करीब करीब इतनी बड़ी है और लगी हुई जमीन है जी। एक तो हम आपके फैक्ट में ये जोड़ना चाहेंगे कि ये जमीन मंदिर के आसपास नहीं है, उससे 2.5 किलोमीटर दूर है जी जी। तो इसकी कोई अर्जेंसी नहीं थी लेने की, जिस तरीके से हड़बड़ में लिया गया। दूसरा क्या है, ये खुद ही अपनी बात में फंसते हैं। अगर एक जमीन उन्हीं डेट्स को या आसपास की डेट्स को भी खरीदी जाएगी एक पर्टिकुलर रेट पे, तो एक इतना वेरिएशन होना कानूनन जुर्म है। उसमें पेनल्टी पड़ती है अंडर द स्टैंप ड्यूटी एक्ट कि आपने स्टैंप ड्यूटी की चोरी करी। एक डेट अगर 8 करोड़ की एक लैंड है और 18 करोड़ की एक है, तो इसमें एक में चोरी हुई और उसमें आप चोरी में शामिल हैं। और उसमें जो है बीजेपी वाले कहते हैं कि साहब हर लैंड डील ऐसे ही होती है कि रेट सर्कल रेट से कभी कम कभी ज्यादा। मतलब ये क्या करना चाह रहे, लेजिटिमाइज करना चाह रहे हैं चोरी को, और कह रहे हैं कि हाँ ऐसे ही होता है। चंदे के पैसे की चोरी, चंदे की पैसे की चोरी है ये। और रामचंद्र जी के नाम पे आप पावर में आए और उन्हीं के नाम के ट्रस्ट में से आप पैसा लूट रहे हैं। देखिए, जो इन्फ्लेटेड, ये मैं लोगों के व्यूअर्स के लिए थोड़ा एलैबोरेट करना भी जरूरी है। जब ये इन्फ्लेटेड प्राइस दिखाया जाता है तो लोग कहेंगे साहब व्हाइट में पेमेंट हुआ है, कहाँ से खा लेंगे। चोरी इसी तरह से की जाती है। जब वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे लिया गया, जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट है बहुत कम है, तो वो पैसा व्हाइट ब्लैक में बढ़ जाता है इन इस लेवल पे। और ये ओवर कॉन्फिडेंस कि हमें कौन देख लेगा, हमारी सरकार लखनऊ में भी, हमारी सरकार दिल्ली में, हमें कौन पकड़ लेगा। इसी जब ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, एरोगेंस ऑफ पावर, तो आदमी कुछ बहक जाता है। और दूसरा ये जो ये जो इन्होंने सोचा कि हम इससे निकल लेंगे, वहीं ये फंस गए। और इन्होंने ये जो एक पॉइंट और आता है कि ये जमीन जो थी यहाँ पे, ये जो विटनेसेस की बात, बिल्कुल तीन डील्स हुई हैं एक के बाद एक जी। हरीश पाठक के बाद वो अंसारी और वो हैं, उसके बाद ट्रस्ट आता है, चंपत राय आते हैं। हाँ। सब में विटनेसेस एक ही हैं। और विटनेसेस में कौन शामिल है? अयोध्या के मेयर जो बीजेपी के नेता हैं, ऋषिकेश उपाध्याय जी। दूसरे जो है वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, अनिल मिश्रा। अब देखिए क्यों किया जाता है ये। सब लोग कह रहे हैं कानूनन केस में क्या, वो जवाब इसका देते हैं सब कानून में कहाँ मना है कि एक आदमी विटनेस, सेम लोग विटनेस नहीं हो सकते अलग अलग डील्स में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके पीछे सस्पिशन क्यों अराउज होता है? आप जब चाहते नहीं, जब चोरी होती है तो उसमें हिस्से बांट ज्यादा ना हो, तो चोरी की बात को सीमित रखा जाता है कम लोगों में। तो जब सेम विटनेस होंगे तो बात फैलेगी नहीं, तो कम हिस्से बांटने पड़ेंगे। तो बंदर बाट में तो फिर बराबर सब चोरी में तो ये होता है कि साहब हमने भी देख लिया, अब हमको भी दो।
वरना ट्रस्ट के दो जो सदस्य हैं, ये तिवारी जी और मिश्रा जी और उपाध्याय जी, ये दो प्रॉपर्टी डीलर जो छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर, ये हैं, सब अच्छे खासे प्रॉपर्टी डीलर। हाँ, इनके विटनेस बनने के लिए ट्रस्ट के सदस्यों की क्या मजबूरी थी? बिल्कुल। देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये 4 जने तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। अयोध्या के जो मेयर हैं उनका भी काम यही है, प्रॉपर्टी डीलिंग। बिल्कुल, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। तो उन्होंने अपने प्रॉपर्टी डीलरशिप के साथ जैसे नॉर्मल धंधे होते हैं वो करते हैं, लेकिन आपने सरकार को बाकायदा चूना लगाया और ट्रस्ट को भी चूना लगाया, और साथ साथ एट द एंड ऑफ द डे आपने चूना लगाया जो कि सबसे ज्यादा शर्मनाक है, आस्था को। बिल्कुल। तो ये बड़ी अब इसको ये है कि भाई इसका पास सारा कंट्रोल है, किसी के ऊपर को तो बोलने नहीं देते हैं, किसी को मीडियम जब डिबेट्स होती हैं उनमें सारे के सारे हावी हो जाते हैं, और चैनल्स में आजकल 2-2 3-3 लोग 4 में से 3 बैठा दिए जाते हैं जो बीजेपी या बीजेपी माइंडेड लोग हैं। तो मेघनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं बस 2 चीजें जोड़ना चाहूंगा। एक तो वो आस्था का आपने जो बोला, वो आई थिंक एक थोड़ा डबल एज्ड स्वॉर्ड टाइप हो जाता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि इन्होंने मतलब जो भी चंदा दिया वो लूटा, तो भगवान राम के जो डिवोटीज है उनके आस्था पे ये चोट है क्योंकि ये चोरी कर रहे हैं। पर ये दूसरे साइड से भी वही बोल रहे हैं कि एसेंशियली आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं स्कैम के, वो आप चाहते हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर ना बने, और इसीलिए आप भी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये आस्था का जो वॉर है ना, ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। और दूसरी चीज ये इसमें मेघनाथ ना, कि अगर आप कागज मतलब दस्तावेज क्या कह रहे हैं और फैक्ट क्या कह रहे हैं, बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ अतुल सर, लॉजिकल जवाब उधर से नहीं आया है कि जो दस्तावेज पर बेस्ड हो। कोई कह रहा है कि चना खा के जीते थे इसलिए उनको अधिकार मिल जाता है, कोई कह रहा है कि शादीशुदा नहीं है इसलिए। ये तर्क नहीं है अभी तक, तो हम तो उस तर्क का इंतजार कर रहे हैं। और निसंदेह अगर उसमें हुआ है, आस्था को तो चोट पहुंची है, ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि मैंने चंदा नहीं दिया तो मुझे आस्था, मेरी आस्था नहीं है इसलिए मैं उसमें टांग अड़ा रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि इतने लोगों की आस्था है, पर ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा है उस कागज के ऊपर बात हो जो कागज कह रहे हैं। बिल्कुल। और मेरा दूसरा पॉइंट वही था कि अगर हम सवाल उठा ही रहे हैं तो एक और मैं सवाल जोड़ना चाहूंगा कि जैसे हमारे रिपोर्ट ने जो बसंत और आयुष ने किया है, मैं श्रोताओं को बोलूंगा कि जरूर पढ़िए वो रिपोर्ट, क्योंकि एक बहुत ही मजेदार स्टोरी बन गई है ये, कि जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक जिन्होंने ये पहले लैंड जो बेचा वो अंसारी को, अब ये लोग अब्सकॉन्डिंग थे। मतलब मैं वही कंफ्यूजन में था। स्पॉइलर नहीं, स्पॉइलर हो जाएगा। स्पॉइलर नहीं, पर काफी है उसमें। मैं फिर भी ये एक छोटा सा ही स्पॉइलर था, मैं दे दूंगा एक और स्पॉइलर, चलता है सर थोड़ा सा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब सवाल जोड़ना था मुझे कि अगर ये दोनों फ्रॉड के लिए, अब वो फ्रॉड क्या था वो आप हमारे स्टोरी में देखिए, बहुत ही मजेदार फ्रॉड था वो भी। अब इसके लिए अगर वो अब्सकॉन्डिंग थे, सालों से अब्सकॉन्डिंग थे, तो ये प्रॉपर्टी डील करने के लिए कब आए, और पुलिस ने उनको पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि इनपे हजारों केसेस है, मतलब हजारों नहीं बट काफी केसेस है फ्रॉड के, ऐसे ही केसेस में लैंड को लेकर, और कुछ उन्होंने स्कैम चला है उसको लेकर। अब हमको ये भी पूछना चाहिए कि ये जो ट्रस्ट के लोग थे, इन्होंने एक तो ये अंसारी और तिवारी से खरीदा था पैकेट ऑफ लैंड, बट ट्रस्ट ने एक और जो आपने दूसरा जो लैंड खरीदा था वो उनसे डायरेक्टली खरीदा था, पाठक से। हाँ, पाठक से। तो आप सोचिए कि पाठक जो थे दोनों, उन्होंने एक पैकेट ऑफ लैंड तो इनको दिया अंसारी तिवारी को, जो उन्होंने फिर ट्रस्ट को बेचा। और पर एक पैकेट ऑफ लैंड था जो आप बोल रहे थे, जो लग के जो लैंड था, वो उन्होंने डायरेक्टली ट्रस्ट को ही बेच दिया। तो अब ट्रस्ट को ये पता था कि ओरिजिनली कौन लैंड बेच रहा है। तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ये कि एसेंशियली नहीं, ये तभी होता है बेटा, ये तभी होता है जब आदमी को ये ओवर होता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। बिल्कुल मतलब ये बहुत बड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, ये तो दिखाई दे रहा है। और उसका डिफेंस ये है कि जो इसकी क्रिटिसाइज करे वो राम विरोधी है। हाँ, उसका कॉपीराइट इनके पास है, राम की भक्ति का। तो आनंद बहुत देर से चुप है, मैं चाह रहा हूँ कि आनंद का भी इसमें व्यूज जरूर आए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा बहस का और भी कुछ दायरे खुलेंगे। आनंद, ये जो पूरा प्रकरण आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? नहीं, वही हाइंडसाइट वाली बात है कि एक पक्ष तो ये है ही कि जो अभी जिस पर चर्चा हुई
शायद उसका एक और पक्ष हो जो उतना स्पष्ट, जैसा आप लोगों ने कहा, स्पष्ट नहीं है दूसरा पक्ष। तो समय के साथ थोड़ा मैं इसमें हाइंडसाइट के एडवांटेज के साथ ही बाद में ही कुछ बोलना चाहूँगा। नहीं, ये तो सारी बातें आ गई। अभी जो जितना जानकारी सामने है, पक्ष और हाइंडसाइट और ये सब चीजें तो उनके लिए हैं जो उससे डायरेक्ट रिलेटेड लोग हैं या पक्ष हैं। बतौर मीडिया जो फैक्ट हमारे सामने, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, अभी वही मैं कहा कि अभी अस्पष्टता की इसमें कमी मुझे है, जहां तक मैंने सुना पढ़ा है। और पर स्पष्टता मतलब और दूसरी बात है कि इस तक इसमें जैसे चंदा इकट्ठा करना और उसको सही ढंग से खर्च करना और उसमें कोई अनियमितता ना हो, इससे बचना। अब इसमें एक ट्रस्ट या ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनके घपलेबाजी, इसकी संभावना से इनकार तो किया नहीं जा सकता है। ये पहली तो वो तो एक संभावना बनी ही हुई है, और जो तथ्य आपने अभी विश्लेषण किया उससे वो सामने आ रहा है। मेरा यही कहना है कि मैंने दूसरे पक्ष को अभी ठीक से पढ़ा नहीं है कि उनका क्या डिफेंस है। आपने डिफेंस की बात की, लेकिन मैंने दूसरे पक्ष को पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं और हाइंडसाइट के साथ और थोड़ा और ज्यादा जानने के बाद ही इस पर टिप्पणी दूं। तो इसमें मैं एक और जानकारी अपने श्रोताओं को बस देना चाह रहा हूँ, हालांकि ये सोर्सेस के जरिए है, इसका कोई, इसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो ये है, जैसे इस तरह के जो फैसले होते हैं किसी भी ट्रस्ट के, तो ट्रस्ट में ट्रस्ट हो, भरोसा हो, इसीलिए वो ट्रस्ट है, वरना तो इंडिविजुअल किसी एक आदमी को भी दिया जा सकता था। तो इसमें जब इस तरह के आर्थिक फैसले या होते हैं तो उसके लिए एक प्रस्ताव पास होता है, कोई बैठक होती है, मीटिंग होती है ट्रस्टीज की, उसमें ये फैसले होते हैं। मेरी जहां तक जानकारी है, और ये जानकारी ट्रस्ट के सदस्यों से बातचीत के ऊपर आधारित है, इस खरीद फरोख्त से जुड़ी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई बजट पास नहीं हुआ। आमतौर पर बजट भी पास हो जाता है ट्रस्ट का कि इतने खर्च होंगे, इतने पैसे का बजट पास होगा। ये इस तरह की कोई मिनट ऑफ द मीटिंग्स नहीं है इनके पास। जहां तक मेरी जानकारी सोर्सेस के से मिल रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि अब बैकडेट में किसी मीटिंग पर साइन कराने की प्रक्रिया चल रही है, प्रयास चल रहे हैं। ये सच्चाई, मतलब ये स्थिति है एक इतने बड़े ट्रस्ट की, जिसमें पारदर्शिता की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि बहुत सारे कानूनी दांव पेच, 3-5 लड़ाई झगड़ों से निकल कर वो यहाँ तक पहुंचे थे, और वो लोगों का कामकाज इसमें पारदर्शिता तक, बेसिक मिनिमम जो जरूरत थी, उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। एक और इससे लेकर एक अपडेट है अतुल सर, इसी से लेकर एक छोटा सा अपडेट था। आपने पारदर्शिता की बात की, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक आरटीआई फाइल किया गया था कि ये आप पैसे कैसे खर्च करने वाले हैं, ये ट्रस्ट के लोगों को आरटीआई फाइल किया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो कि ट्रस्ट है, तो एमएचए ने उसका रिस्पांस दिया कि उनको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उनका ऑफिसर कौन है, चीफ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, तो उनका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और वो आरटीआई का कोई रिस्पांस नहीं आया। अब आप और एक रिस्पांस जो दूसरी बार जो उन्होंने दिया वो था कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, और बस उतना ही बोला कि बस ऑटोनोमस बॉडी है। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो एम्स और एएमयू जैसे ऑटोनोमस बॉडीज है, वो भी आरटीआई के अंडर आते हैं और उनको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये जो ट्रस्ट है वो आरटीआई के अंडर आता है, पर हमारी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री भी अभी पारदर्शिता से पेश नहीं आ रही है, बता नहीं रही है हमको कि ये पैसे कैसे खर्च करने वाले हैं। 2100 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए हैं अभी। मतलब ये भी एक एस्टिमेटिव फिगर है जो बोला जा रहा है, उसके ऊपर एक्चुअल में कितना फिगर है वो मुझे पता नहीं। 3100 ये बताया गया। वही तो ये जो सब चीजें हैं, कितना कलेक्ट किया गया, कहाँ खर्च कर रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस ये जो लैंड का जो एक मामला है, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि 18 से 20 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन है, पर आप सोचिए अगर 2100 करोड़ का अगर आप फिगर देख लेंगे तो ये पैसों से क्या क्या कर रहे हैं, किस किस को जा रहे हैं ये पैसे, इसका कोई पारदर्शिता नहीं है। और ये मैं पूरे जिम्मेदारी से ही बोल रहा हूँ कि जैसे लोगों ने अपनी आस्था से राम मंदिर बनाने के लिए वो पैसे दिए हैं, उनको ही ये जानकारी देनी चाहिए, उनको ही पता करना चाहिए कि नहीं भैया यहाँ पर कोई घपला नहीं हो रहा है, आपका राम मंदिर बनेगा, अच्छे से बनेगा, ये देखिए हमारे अकाउंट्स।
पर ये तो हो नहीं रहा है। और ऊपर से जो भी सवाल पूछ रहे हैं उनको ही बोल रहे कि आपको आस्था नहीं है। क्योंकि उस दिन मैंने देखा, और ये इतना ब्लेटेंटली हो रहा है, मुझे आई थिंक शरद जी भी बताएंगे, संबित पात्रा जाते हैं टीवी पर, और मैंने 2-3 डिबेट देखे, वहां पर ये बोलते हैं कि आप भरोसा रखिए, आप हम पे आस्था रखिए जैसे आप श्री राम पे आस्था रखते हैं कि यहाँ पर कोई घपला नहीं होगा। ओह माय गॉड, मतलब राम के इस ऊपर रख के वही, मतलब इस हद तक आ गए हैं। संबित जो है वो अपने आप को बस अब राम डिक्लेयर करने में बस थोड़ी बड़ी रेस है वहां पे, कौन कौन राम अपने आप को डिक्लेयर करना चाहता है। नहीं, पर मतलब यही है ना कि एक हाथ पार्टी का स्पोक्स पर्सन टीवी पे जाके ये कैसे बोल सकते हैं कि मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सही बोल रहा हूँ। अरे मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ऑब्वियसली ये एंकर्स उनको काउंटर क्वेश्चन नहीं करते। ये सारी चीजें तब आती हैं, जो मैं बार बार वही बोलता हूँ कि जब एरोगेंस ऑफ पावर आ जाती है कि हमसे बड़ा कौन, जब हमने कह दिया तो किसका राइट है बोलने का। और देखिए मजे की बात क्या है, एक बात जो है ये गौर करने वाली बात है, इस ट्रस्ट के जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा हैं, जो यूपी काडर के IAS ऑफिसर रहे, बड़े अच्छे ईमानदार अफसर माने जाते थे, और वो शांत हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपॉइंट किया है। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कहाँ से ये जो है किसके पास ये डोर है कि जो लोगों को प्रेरित कर रहा है कि ये बोलो ये नहीं बोलो। ठीक बात। आनंद से मैं आखिरी में एक बस संक्षेप में टिप्पणी चाहता हूँ। आनंद, ये जो पारदर्शिता का मसला है, ट्रांसपेरेंसी का मसला है ट्रस्ट में, इस पर क्या सोचते हैं? ये इन चीजों का पालन करने में नाकाम हो रहा है ट्रस्ट, या मतलब और इसमें काम करने की जरूरत है? अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो एक तो इसको ये ट्रस्ट से को आवश्यकता भी है कि अपने जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, जो इसके संवाद जो है बेहतर करे, और प्लेटफॉर्म्स पर आके अपना जो भी स्पष्टीकरण है वो दे, और उसमें मतलब तकनीकी स्पष्टीकरण बिंदुवार पॉइंट बाय पॉइंट दे कि हमारा स्टैंड इस पर ये है, हमारा ये क्लैरिफिकेशन है। और उसमें कुछ व्यक्तियों को अगर किसी भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया जाता है तो कार्रवाई करे। लेकिन एक तो है कि दो है कि इसमें एक सामूहिक जिम्मेवारी बनना और एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी बनना, इसमें इसके भी 2 आयाम हो सकते हैं। लेकिन वो सब तो खैर बाद की बात है, जब स्थापित हो जाता है कि कुछ जो है फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है। लेकिन उससे पहले का स्टेप ये है कि जो पारदर्शिता के हक में यह होगा कि ये अपना संवाद जो रणनीति है उसको और दुरुस्त करे, और पब्लिक डोमेन में आके अपनी स्थिति स्पष्ट करे और बिंदुवार करे। तकनीकी सवाल जो उठाए गए हैं जो वगैरह, उस पर स्थिति स्पष्ट करे, और अस्पष्ट स्पष्टीकरण, ऊपर के स्पष्टीकरण संदेह बढ़ेगा। वो पहला फेज है कि आप एक मोटी एक प्रतिक्रिया देते हैं कि भाई ये जो है सही नहीं है, लेकिन उसके बाद बिंदुवार जो कानूनी स्पष्टीकरण है वो दीजिए। ठीक बात है। हम अपने आखिरी चरण में हैं चर्चा के। मैं चाहूंगा कि उससे पहले एक हमारे जो सब्सक्राइबर्स से को एक जानकारी देनी है, मेघनाथ वो जानकारी दे दे, फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जी, मैं सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहूँगा कि कुछ आपको थोड़े तकलीफ हो रही होगी हमको सब्सक्राइब करने के लिए, रिकरिंग पेमेंट्स के लिए। वो RBI के गाइडलाइंस थोड़े से चेंज हो गए हैं, उसकी वजह से हमारा थोड़ा पेमेंट गेटवे में प्रॉब्लम चल रहा है, जो हम रेजर पे यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो हमने अभी हमारा पेमेंट फ्लो चेंज कर दिया है, तो अब आप फिर से रिकरिंग सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो वही बताना था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी उसमें, तो आप फिर से एक बार हमारे वेबसाइट पर जाकर सब्सक्रिप्शन कीजिए, रिकरिंग सब्सक्रिप्शन, तो अब वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो आप 1 साल या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लमसम अमाउंट। तो वो एक जानकारी देना चाहता हूँ। ओवरसीज जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो पेपैल को यूज करके डॉलर्स USD से पेमेंट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। ठीक बात।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि कुछ दिनों से इधर सुनने में आ रहा था कि जो आरबीआई की बदली हुई गाइडलाइंस की वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स को दिक्कत आ रही है पेमेंट में। रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, मैं चाहूंगा सबसे पहले आनंद आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें। हाँ, मेरा पहला रिकमेंडेशन एक किताब है, और ये हाल ही में आया है, शायद पिछले हफ्ते, द एरिस्टोक्रेसी ऑफ टैलेंट, हाउ मेरिटोक्रेसी मेड द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड एड्रियन उलरिच की। उसमें जैसे कि जो एक तरह का विवाद दशकों से या कहिए कि सदियों से चला आ रहा है कि मेरिट आधारित जो पद्धति है उसमें भी कई खामियां निकली, और मॉडर्न वर्ल्ड में जो मेरिटोक्रेसी को जो कि शुरू में एक आपत्तिजनक शब्द माना के तौर पे यूज किया था, जो इसको 1950 में, लेकिन इसको बाद में एक सिद्धांत मान लिया गया, एक मतलब पॉजिटिव प्रिंसिपल मान लिया गया। उससे आधुनिक विश्व कैसे शेप हुआ है, उसमें कई फॉल्ट लाइंस कैसे आ गई, और लेकिन फिर भी इसकी समकालीन प्रासंगिकता क्या है, इस पर एक अध्ययन है एड्रियन उलरिच का। तो ये एक दूसरा जो अभी 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर उसके क्या पैमाने हों, क्या मापदंड रखा जाए मार्किंग को लेकर, उसको लेकर एक दो हल्की फुल्की रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि भारतीय मानसिकता में बोर्ड एग्जाम्स का एक समय बड़ा महत्व था, अभी भी है, लेकिन अब उच्च शिक्षा वगैरह ज़्यादा फैलने पे जो उच्च डिग्रियां या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह का ज़्यादा है, लेकिन एक समय बहुत था। और इसमें जो ब्रिटिश राज के दौरान इन परीक्षाओं की महत्ता थी, इसका बड़ा योगदान था, और नेपोलियन सिस्टम में इसकी जो इंटेग्रिटी रखी गई या कठिनाई रखे, पहले के जैसे मैट्रिकुलेट या इंटरमीडिएट भी अपने को बहुत बड़ी चीज मानते थे। तो उसी पर लेकर दो कहानियां हैं। एक तो प्रेमचंद की कहानी है जो बड़े भाई साहब, तो उसमें उसको कई नजरिए से पढ़ा जा सकता है। एक तो हल्की फुल्की जो बाल मानसिकता और किशोरावस्था में जो मानसिकता है उसको लेकर, एक मैकॉलियन शिक्षा व्यवस्था पर चोट भी है वो एक तरह से, और लेकिन उसमें एग्जाम की इंटेग्रिटी को भी, मतलब एग्जाम क्या है, उसके रिजल्ट का क्या महत्व है मैट्रिकुलेट स्तर पर। दूसरी उसी में अंग्रेजी आर के नारायण ने 1942 या 43 में एक छोटी कहानी लिखी थी ईश्वरन, उसमें भी इंटरमीडिएट स्तर पर परीक्षा पास करने के संघर्ष को लेकर एक युवा की कहानी है, छोटी सी कहानी। तो ये दो ही रिकमेंड। ठीक बात। मेघनाथ आपका रिकमेंडेशन? मेरे एक रिकमेंडेशन है सन्स ऑफ सैम, जो एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है नेटफ्लिक्स पर। बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, स्पेशली अगर आप जर्नलिस्ट है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक केस एक जर्नलिस्ट के लिए ऑब्सेशन बन जाता है। तो मॉरी टेरी नाम के एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, उन्होंने सन ऑफ सैम जो सीरियल किलर थे उनको इन्वेस्टिगेट करके ये खुलासा किया कि उनकी जो मर्डर स्प्री थी वो एक सैटानिक कल्ट से रिलेटेड थी। तो पूरे लाइफ लॉन्ग उनकी जर्नी है और कैसे उनको इफेक्ट किया और फिर कैसे उन्होंने ये खुलासे किए, उस पर एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है, मैं वो रेकमेंड करना चाहूंगा। और एक सीरीज रेकमेंड करना चाहूंगा, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये एल्डस हक्सली के नॉवेल पर बेस्ड है और थोड़ा सा अलग है मतलब नॉवेल्स से, पर फिर भी एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है, वो जरूर देखिए। और एक मैं रिपोर्ट रेकमेंड करना चाहूंगा, दो एक्चुअली क्विंट पे के दो रिपोर्ट्स हैं। एक तो पूनम अग्रवाल का है कि वाई इज राम जन्मभूमि ट्रस्ट नॉट कंप्लाइंग विद द आरटीआई एक्ट, वो एक जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जो ट्रस्ट की हम बात कर रहे थे वो आरटीआई में आना चाहिए और एमएचए ने क्या रिस्पॉन्सेज दिए। और दूसरा है जो ट्विटर को लेकर हमने बात की थी, वो एक करण त्रिपाठी का एक फिर से आर्टिकल है क्विंट में कि सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट का है वो ट्विटर को प्रोटेक्ट करता है सेंटर के एक्शन के अगेंस्ट। तो ये पूरा एक एक्सप्लेनर है, वो जरूर पढ़िए आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो। ठीक बात। शरद जी आपका रिकमेंडेशन? वेल मैं ये जो अभी इन्होंने मेघनाथ ने जो बोला, ये क्विंट वाली जो पहली वाली रिपोर्ट है जो ट्रस्ट को लेकर के, वो आई थिंक बहुत बड़ी यूजफुल है और बड़ी ऑब्जेक्टिवली लिखी गई है। और साथ साथ मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप जो न्यूज़ लॉन्ड्री ने इससे कनेक्टेड जो रिपोर्ट्स करी हैं, क्योंकि ये मामला टॉपिकल है,
लोग जरूर इसको समझें और देखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना बैलेंस्ड वर्जन जो है बहुत कम जगह दिया जाता है। लोग ये जो प्रेजुडिस माइंड से देखते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जहाँ प्रेजुडिस होती है वो नहीं पढ़ पाते हैं, और जो ऑब्जेक्टिवली लिखा जाता है क्योंकि उसमें क्रिटिकल भी होता है, तो लोग ये भुला देते हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म है, जो कि लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के जो न्यूज़ लॉन्ड्री टाइप इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको लोग ज़्यादा देखें और बिलीव करें। ये ना सोच के चलें कि जहाँ पे भी क्रिटिसिज्म है वो एंटी नेशनल और आजकल एंटी राम है। तो ये चीज़ लोगों को दिमाग से निकालना पड़ेगा। ज़रा ज़रूरत इसकी है कि लोग ओपन माइंड से जो भी पढ़ें, एक ओपन माइंड से पढ़ें, और ये कलर्ड वर्जन, जो कलर्ड ग्लासेस लगा के देखने की आदत पड़ गई है, जो फोर्स कर दिया गई है, वो चीज बंद हो। ठीक है, शरद जी ने हमारा सब्सक्रिप्शन कर दिया है। जरूर सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लॉन्ड्री को, हम आपको ऐसे ही रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। हाँ, तो मेरा रिकमेंडेशन दो है। एक तो शरद जी ने जो कहा, हमारे रिपोर्टर आयुष और बसंत की रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट इस पर आई है अयोध्या के इस घोटाले से रिलेटेड, और बहुत एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, उसको जरूर पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि असल में किस तरह से चीजें अंजाम दी गई हैं। इसका दूसरा हिस्सा भी आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत जल्द, तो उसका भी इंतजार कीजिए। ये दोनों रिकमेंडेशन। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में का एक आर्टिकल है, एक्चुअली मैं वो रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये जो अप्रैल और मई के महीने में पूरा कोरोना सेकेंड वेव का जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आर्टिकल हुआ है। तो वो, और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, जानकारी है इस लेख से जुड़ी, कि इस लेख को जो दैनिक भास्कर के डिजिटल के एडिटर हैं, संपादक हैं ओम गौड़, उन्होंने लिखा। ऑपेड आर्टिकल है, ऑपेड जी, और वो हिंदी को एनवाईटी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पहली बार उसको छापा है। मुझे जानकारी नहीं है कि इससे पहले एनवाईटी ने हिंदी में कुछ और भी छापा हो ट्रांसलेट करवा कर अपने यहाँ। इसका शीर्षक है द गैंजेस इज रिटर्निंग द डेड, इट डजंट लाई, इट डज नॉट लाई। हाँ, तो ये दो रिपोर्ट्स हैं, रिकमेंडेशन में रहेंगी मेरी। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे, लेकिन आप लोगों से वो अपील जो मेघनाथ ने भी कही कि न्यूज़ लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब करें, या इस तरह के किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को जो केवल और केवल आपके समर्थन से चलते हों, क्योंकि अब ये ऐसा समय है जहां पर मीडिया की जिम्मेदारी, मीडिया को खड़ा रखने की जिम्मेदारी, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लोगों को, यहाँ के नागरिकों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो पुराना मॉडल है, जो एड पर, विज्ञापन पर आधारित मॉडल है, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से मीडिया जिन लोगों से सवाल करना है उनके पैरों में लौट रहा है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।